नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका शीर्षक है ज़ाहिदा। यह कहानी श्री हबीब कैफ़ी द्वारा लिखी गई है और उनके कथा संकलन तमन्ना खानम से ली गई है। ज़ाहिदा ने मेरा मकसद जान लिया था। मैं चाहता भी यही था। अब मुझे उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा थी, उसके जवाब का इंतज़ार था। उस दिन भी मैं उसके यहाँ अपनी गरज से ही गया था। जलाल वहाँ था, फ़रीदा भी थी, पर मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे ज़हन में ज़ाहिदा थी। ज़ाहिदा को लेकर पहली दफ़ा वहाँ ऐसा सोच जाना मुझे कुछ अजीब बल्कि अशिष्ट लगा था। इस ख़्याल के आने पर खुद को मैंने दिल ही दिल में फटकारा भी था। यह एकदम गलत है। जलाल आखिर उसका ख़ाविंद है और वह उस फूल सी बच्ची फ़रीदा की माँ है। क्यों उस पुरसुकून गृहस्थी में आग लगा देना चाहते हो? पर बाद में वहाँ के तौर तरीके देखकर मेरी हिम्मत बढ़ने लगी। मेरी हिम्मत को बढ़ाने में वहाँ आने जाने वालों का हाथ भी रहा था। जलाल बीमार था, वे लोग उसके साथ ही थे, सभी क्लर्क, महज मध्य वर्ग की समझ वाले बाबू। ज़ाहिरा तौर पर वे सब जलाल की मिजाज पुरसी को आते थे, लेकिन असल में उनकी निगाहें ज़ाहिदा पर लगी रहती थीं। वह किसी से पर्दा नहीं करती थी। इनमें से कोई बच्ची के लिए टॉफ़ियाँ और बिस्किट लाता तो कोई खिलौने आदि ले आता। कोई देर तक फ़रीदा को बहलाने में व्यस्त रहता और कोई ज़ाहिदा से हमदर्दी जताता हुआ जलाल के जल्द स्वस्थ हो जाने की कामना करता। फ़रीदा ही मुझे वहाँ ले गई थी। आप टॉफ़ियाँ खाएंगे? सड़क के किनारे खड़ा मैं स्कूटर की खराबी जानने की कोशिश कर रहा था कि मासूम स्वर कानों में पड़ा। मैंने उधर ध्यान दिया। वह मुझसे ही मुखातिब थी। उसके हाथ में टॉफ़ियाँ थी। क्यों, तुम नहीं खाओगी? स्नेह से मैंने उसके सुनहरे मुलायम बालों में हाथ फेरा। खाती हूँ, पर आप भी खाएंगे क्या? उसने उसी स्वर में अपना प्रश्न दोहराया। ज़रूर खाएंगे, मैं बोला, लेकिन पहले बताओ कि तुम हमें कैसे जानती हो? टॉफ़ियाँ खाने के लिए जान पहचान ज़रूरी है क्या? उल्टे उसने ही प्रश्न कर डाला तो मैं अनायास हंस दिया। वह भी मासूम हंसी हंसने लगी थी। अभी हम हंस ही रहे थे कि एक स्त्री स्वर ने उसे पुकारा। मैंने उधर देखा। औरत दरवाजे के बीच खड़ी थी। क्या मांगा जा रहा है? अंदर चल। स्वर की सख्ती और दोषारोपण ने बच्ची को बुझा दिया। उसका चेहरा लटक गया। एक नज़र मेरी तरफ देखकर वह बोझल कदमों से घर की तरफ जाने लगी। नहीं, इसने कुछ नहीं मांगा। सहज रहकर मैं उसके निकट गया। बल्कि यह तो खुद मुझे टॉफ़ियाँ देना चाह रही थी। बात स्पष्ट हुई तो बच्ची को चहकने का मौका मिल गया। इसी रों में उसने मुझसे घर के भीतर चलने का आग्रह कर डाला। मैंने उसकी माँ की तरफ देखा। वह तटस्थ सी वहाँ खड़ी थी। इधर बच्ची की चहक बाल सुलभ हठ में तब्दील हो गई। वह मेरा हाथ पकड़कर भीतर चलने का आग्रह करने लगी। इस दशा में उसकी माँ उसे मना करने की स्थिति में भी नहीं रह गई थी। आइए ना, आपका स्कूटर कोई नहीं ले जाएगा। अंदर मेरे अब्बा हैं, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। मकान का भीतरी हिस्सा एकदम अपरिचित और अजनबी था। वह मकान क्या, एक कमरा ही था। सामने की दीवार से लगी चारपाई पर एक दुबला और कमज़ोर सा शख्स तकिए के सहारे खाली खाली बैठा था। सूरत से ही वह बीमार लग रहा था। यही इस मासूम का डैडी है, मैंने सोचा। मुझे उसने सवालिया निगाहों से देखा तो मैंने उसे अभिवादन किया। मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए उसने उत्तर दिया, पर मुझे लेकर उसकी आंखों में प्रश्न अभी भी था। मैं उसे अपना परिचय देने के लिए जहन में मुनासिब अल्फाज तरतीब दे रहा था कि बच्ची ने मुझे उबार लिया। अब्बा, यह मेरे नए अंकल हैं। अच्छा, आइए जनाब, तशरीफ़ रखिए। यह तो बच्ची है, पागल। आप बुरा मत मानिएगा, मैं समझता हूँ, मैं बोला।
पर यह मासूम पागल कतई नहीं है। कुछ इधर-उधर की बातों के बाद मैंने उसे अपना परिचय दे डाला। वह मेरी हैसियत और रुतबे के प्रभाव में आ गया था। यह उसके चेहरे से ज़ाहिर था। इसके बाद उसने अपने बारे में बता डाला। जलाल, वह एक सरकारी दफ्तर में सीनियर क्लर्क था। पिछले 3 महीनों से वह बिस्तर पकड़े हुए था और इस दौरान अभी उसकी बीमारी की तशख़ीस भी नहीं हो पाई थी। वह घुटनों, कोहनियों और पैर के पंजों में सख्त दर्द का शिकार था। इस दर्द की शुरुआत उसकी कोहनियों से हुई थी। बाद में दर्द उसके जिस्म के दूसरे जोड़ों में रहने लगा था। पहले उसने अंग्रेज़ी इलाज कराया, बाद में देशी दवाएं भी खाई, पर इससे कुछ न हुआ और अभी तक भी वह चारपाई पकड़े हुए था। इन 3 महीनों में जलाल रुपये पैसों से पूरी तरह धुल गया होगा, मैंने सोचा। अब तो शायद ही इसकी कमाई हुई छुट्टियां बची होंगी और यह अवैतनिक अवकाश पर ही होगा। घर का खर्च कैसे चलता होगा? उधर एक सिलाई मशीन पड़ी थी। चाय के दौरान मैंने उम्मीद की थी कि वह मुझसे फिर आने के लिए कहेगा। यह उम्मीद मैंने उसके यहाँ से उठने तक भी कर रखी थी, पर मुझे मायूसी हुई। मेरा अंदाज़ा गलत निकला। फिर आने के लिए उसने मुझसे नहीं कहा। बच्ची ने अलबत्ता आने का आग्रह ज़रूर किया था और मैं मुस्कुराकर रह गया था। अगली दफ़ा मैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जलाल के यहाँ गया। बच्ची ने चहक कर मेरा स्वागत किया था। जलाल को भी मेरा आना अच्छा लगा था। दूर सिलाई करती ज़ाहिदा ने भी किसी तरह की उपेक्षा नहीं दिखाई। यह देखकर मुझे बिन बुलाए मेहमान का एहसास कतई नहीं हुआ। आप अपना माकूल इलाज क्यों नहीं कराते? बाद में चाय की चुस्की लेते हुए मैंने जलाल को मुखातिब किया था। इलाज चल तो रहा है, वह बोला। मेरा मतलब माकूल इलाज से है, मैंने कहा। अभी तो आपके मर्ज़ का भी कोई पता नहीं चल सका। जलाल एक नज़र बेबसी से मेरी तरफ देख कर रह गया था। बच्ची मेरी गोद में बैठी मेरी टाई के सुनहरे पिन को हाथ में लेकर गौर से देख रही थी। आप अगर चाहें तो मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ, मैंने प्रस्ताव किया तो जूठे कप उठाते हुए ज़ाहिदा ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा थी। उधर जलाल के चेहरे से कृतज्ञता प्रकट होने लगी थी। आप? वह अविश्वास से बोला। जी, आप अगर चाहें तो, बल्कि इस मामले में आपको मैं हुक्म भी दे सकता हूँ। मैं मुस्कुराकर कुछ आगे बढ़ा। जलाल इस दफ़ा फिर चुप रह गया। शायद वह सोचने लगा था कि उस पर इस मेहरबानी का प्रस्ताव किस रिश्ते से किया जा रहा है। वह तज़-बज़ब में पड़ गया था। उससे जवाब नहीं बन पड़ रहा था। ज़ाहिदा दूसरे काम में व्यस्त हो गई थी, पर उसका ध्यान इधर ही लगा हुआ था। फरीदा अभी भी मेरी गोद में बैठी थी। इतने में वहाँ एक अजनबी आ गया। जलाल को अभिवादन करने के बाद वह तौलने वाली निगाहों से मुझे देखने लगा। वह सुथरे से कपड़े पहने हुए था। उसे देखकर लगता था कि वह लड़की वालों के यहाँ खुद को पसंद कराने की गरज से तैयार होकर घर से निकला है। अभिवादन का उत्तर देने के बाद जलाल ने उसे बैठने के लिए कहा था। वह जलाल का साथी क्लर्क ही लग रहा था। बाद में जब तलाशने वाली निगाह से इधर उधर देखकर उसकी नज़र कुछ क्षण के लिए काम में व्यस्त ज़ाहिदा पर टिकी रह गई तो मुझे क्रोध आ गया। इसी मनस्थिति में ज़रा तेज स्वर में मैंने खंगारा तो वह चौंक पड़ा। उसका ध्यान बट गया। वह शर्मिंदा सा लगने लगा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई थी। आप डॉक्टर साहब हैं? हड़बड़ाहट में वह मुझे संबोधित कर गया। मैंने उसे उत्तर नहीं दिया। मैं फरीदा के मुलायम बालों में उंगलियां चलाने लगा था। जलाल दर्द के मारे धीमे धीमे कराह रहा था। अपने प्रश्न का उत्तर न पाकर नवागंतुक ने हेठी अनुभव की, पर वह इसे पी गया। उसने जलाल को मुखातिब कर डाला। उसे किसी वैद्य का पता चला था। उसके अनुसार वह वैद्य
बहुत माहिर था और कुछ ही दिनों में जलाल को एकदम चंगा कर सकता था। उसकी आवाज़ एकदम खोखली और बनावटी थी। ज़ाहिर था कि वह झूठ बोल रहा था। वह सिर्फ बोलने की खातिर बोले चले जा रहा था। मैं दिल ही दिल में हंसने लगा था। इसी दौरान उसने मेरी तरफ भी देखा। मैं पूर्ववत उससे निरपेक्ष था। जलाल से जब वह अपनी बात कह चुका तो उसने एक बार फिर मुझे मुखातिब किया। आप यहीं रहते हैं? उसने पूछा। तुमसे मतलब? हकारत से मैंने उसे घूरते हुए कहा। थाने से आए हो? पुलिस में नौकरी है तुम्हारी? उसे मुझसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। वह घबरा गया और नकली हंसी हंसता हुआ जमीन छोड़ने लगा। यह मेरे नए अंकल हैं। बाद में बच्ची बोली। अच्छा। कुछ क्षण तक उसका मुंह खुला रह गया था। बेशर्मी और खीज की स्थिति से स्वयं को मुक्त करा लेने के उद्देश्य से बाद में उसने एक बार फिर जलाल को मुखातिब करके कहा कि वैद्य के बारे में सोचकर वह उसे उत्तर दे। फिर आने के लिए कहकर वह उठ गया। जाते जाते उसने मेरी ओर देखा तो जान छुड़ाने की मुद्रा में हो आया और वह जब चला गया तो मैंने राहत महसूस की। उस दिन के बाद फिर कभी वह वहाँ देखने में नहीं आया। वह ही क्या बल्कि पूरी बदनीयत भीड़ ही वहाँ से छट गई थी। अब वहाँ आने जाने वालों में 2-3 व्यक्ति ही रह गए थे। जाहिर था कि इनकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। ये लोग भी जलाल के साथी क्लर्क ही थे। इसके बावजूद भी मैंने उन्हें कभी अपने ज़्यादा नज़दीक आने का मौका नहीं दिया। मैं अगर चाहता भी तो यह नहीं कर पाता। जलाल के इलाज में अब मैं दिलचस्पी लेने लगा था। नए सिरे से उसका इलाज शुरू हुआ। उसके हार्ट का स्क्रीनिंग किया गया, ब्लड और चेस्ट आदि की रिपोर्ट तैयार की गई और आखिर माहिर डॉक्टर ने उसे गाउट्स के मर्ज में मुब्तला बताया। डॉक्टर के मुताबिक केस काफ़ी उलझा हुआ था। यह सब शुरू में लापरवाही की वजह से हुआ था, पर अभी भी विशेष चिंता की कोई बात नहीं थी। अनुभवी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मरीज महज इस मर्ज से आमतौर पर मरता नहीं है, भुगतता रहता है और जलाल का केस मियादी बन गया था। यानी सर्कल पूरा होने पर इस मर्ज को खुद ही रफा हो जाना था। पर फिर भी मैंने अपने तौर पर उसका इलाज जारी रखा। इससे उसे दर्द से वक्ती आराम मिलता जा रहा था। गृहस्थी की गाड़ी को सुघड़ जाहिदा ही धकेल रही थी। वह सीना पिरोना करती थी। मेरे बहुत इसरार करने पर जलाल ने जाहिदा से यह काम बंद करा दिया। उस छोटी सी गृहस्थी को आर्थिक रूप से निश्चिंत कर देना मेरे लिए मामूली बात थी, पर उनके लिए यह किसी दैविक सहायता और कृपा से कम नहीं था। फरीदा पब्लिक स्कूल में पढ़ने लगी थी। इधर मेरे जहन में अपना लक्ष्य निश्चित और स्पष्ट था, जाहिदा। मैं बहुत सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। मैं धैर्य रखे हुए था और मुझे इस मसले के आसान न होने का एहसास भी बराबर था। इस दौरान कुछ बुनियादी अड़चनें भी खड़ी हो गई थीं। जलाल के आस पड़ोस के लोग अजीब निगाहों से मुझे देखने लगे थे। शक उनकी निगाहों में शुरू से ही था। अब वे संभवतः मेरे नियमित आते रहने पर आपत्ति करना चाहते थे। इसके लिए एक दफ़ा वहीं के 2-3 नौजवानों ने मुझ पर आवाज़ें कसी थीं। वे मुझे उत्तेजित करने का इरादा रखते थे, पर मैं इससे विचलित कतई नहीं हुआ था। बल्कि बाद में यहाँ के 2 लोग मेरी फैक्ट्री में काम पर रख लिए गए थे। एक शिक्षित नौजवान को बाबूगिरी मिल गई, मगर वहाँ के अन्य लोगों के दिलों में मेरे खिलाफ मवाद अभी पक रहा था और जब कभी वे अपने जी की निकालने की गरज से मेरे रास्ते में बाधा खड़ी करने की कोशिश करते तो वहीं के वे तीनों नौजवान और उनके अन्य सहयोगी उन्हें संभाल लेते। इस सब की सूचना मुझे अपने तौर पर मिलती रही थी। जाहिदा के लबों की तुर्शी और गुदाज जिस्म का स्पर्श मुझे याद था। यह पहली दफ़ा हुआ था। उस रात जलाल को आराम था। वह गोलियां आदि लेने के बाद गहरी नींद सो गया था। फरीदा भी नींद में थी। 10:30 का वक्त था।
मैं लौटने की तैयारी में था, उठकर दरवाजे तक आया तो ज़ाहिदा मुझे विदा करने आई। पलटकर मैंने क्षण भर उसे देखा। मध्यम प्रकाश में वह सहज थी। मैंने उसे बाजुओं से धीरे से थाम लिया। चेहरा उठाकर उसने मेरी ओर देखा तो झुककर मैंने उसके लबों पर अपने होंठ रख दिए। उसने आपत्ति नहीं की, पर उसने कोई रुचि भी नहीं दिखाई। वह डरी हुई सी थी। उसे जलाल का एहसास था। यह स्वाभाविक भी था। मुझसे अलग होते ही उसने दूर सोए जलाल की तरफ देखा। मैं भी उधर ही देखने लगा था। हमारी तरफ उसकी पीठ थी। वह दीवार की तरफ मुंह किए करवट से सो रहा था। कल दिन में अगर साथ चलो तो हम पर आपका यह एहसान रहेगा। बाद में धीमी आवाज में जाहिदा को मैंने संबोधित किया। एक नज़र उसने मेरी तरफ देखा और गर्दन झुका ली। उसने स्वीकृति नहीं दी। उसकी मजबूरियां मेरे जहन में थीं, मगर इनका विशेष महत्व नहीं था। बस उसकी हाँ की ज़रूरत थी और उसने इनकार भी नहीं किया था। मुझे अपने उद्देश्य में सफल हो जाने का यकीन था। जिंदगी के तजुर्बे मेरे सामने थे। अपने कारोबार का अनुभव भी मुझे था और वे मेरे एहसानों तले दबे हुए थे। इनकार का अंदेशा 1% भी नहीं था। मैं निश्चिंत था। जाहिदा धीमे जुनून की तरह मुझ पर सवार हो चली थी। अगले रोज जाहिदा को मैंने मौका पाकर सांकेतिक भाषा में अपना प्रस्ताव याद दिलाया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। सूरत से वह मजबूर और बेबस लग रही थी। उसका व्यवहार मेरे लिए अनपेक्षित था। मैं इनकार का आदी नहीं था, फिर भी मैंने धैर्य रखा। मैं नाउम्मीद नहीं हुआ। मैंने अपनी कोशिश जारी रखने का निश्चय किया। जलाल से मैं कुछ देर तक बातें करता रहा। उसने अपनी तबीयत का हाल बताया। दवा से उसे आराम था, फिर भी वह बुझा बुझा सा था। जाहिदा दिखी नहीं। जलाल को वहाँ काफ़ी देर से अकेले देखा तो मैंने पूछा। वह और ज़्यादा बुझ गया। उसके चेहरे पर जैसे स्याही पुत गई। मैं चुप पाइप पीता हुआ मामला समझने की कोशिश करने लगा, पर मैं किसी निश्चित परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा था। हामिद साहब, मुझे अप्रत्याशित रूप से चुप और गंभीर देखकर जलाल अचानक खुद से ही बोल उठा। मैंने उसे समझाना चाहा, हकीकत से आगाह करना चाहा, मगर उसने मेरी एक न सुनी। आप जैसे फरिश्ता आदमी का भी उसने ख्याल नहीं किया। हम पर आपके एहसान क्या कम है। और फिर आखिर उसे मैंने खुले तौर पर अपनी मजबूरी और उसकी ज़रूरत का भी एहसास दिला देना चाहा, पर नहीं। वह अड़ी रही और फरीदा को लेकर चली गई। जाते जाते कह गई कि पेशा ही अगर करना होगा तो कहीं भी कर लेगी। मैं अपने अनुभवों को गलत जगह आजमाने की शर्मिंदगी में डूबा जा रहा था। इस मनह स्थिति के बीच भी जाहिदा मुझे याद थी। उसके होठों की तुरशी और गुदाज जिस्म की छुअन भी याद थी मुझे। लौटते वक्त मैंने जलाल की धीमी धीमी कराह सुनी थी, फिर भी मुझे लगा कि वहाँ गहरा सन्नाटा है। 1974 में लिखी गई हबीब साहब की यह कहानी जाहिदा उनके कहानी संग्रह तमन्ना खानम से आपके सामने प्रस्तुत की मैंने। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।